तो अ सॉलिड स्फीयर of mass m rolls without slipping between two horizontal planks moving with velocity 2v and v respectively. The total kinetic energy of the sphere will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार करके देखो ना यार तुम लोग खुद से, एक बार करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिलीव मी। ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे तो फील आ रहा है कि जे एडवांस में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार भी है इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ। बताओ जल्दी से काइनेटिक एनर्जी। स्फीयर है भाई, स्फीयर का मतलब होता है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मैं 24 एस्पायरेंट्स हूं, क्या मुझे करना चाहिए? आकाश, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। 24 वालों को भी करना चाहिए, 25 वालों को भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखें जरा ध्यान से, यहां पर हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है स्फीयर की। आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सबसे पहला मेथड वही जो आपने पढ़ा है, CRTM, मतलब हाफ mvc² प्लस हाफ ICM ω²। ठीक है, तो VC निकालना पड़ेगा हमको। तो याद करें हमने, अगर ये 2v है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी v है, तो सेंटर की वेलोसिटी निकालने के लिए यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो 2v से v जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है? v का डिफरेंस आ रहा है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में बच्चों? 2r डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने का डिफरेंस आ रहा है? v का। तो r डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने का डिफरेंस आएगा? v/2 का। तो 2v माइनस v/2 बच्चों ये हो जाएगी 3v/2 वेलोसिटी। अगर ये 3v/2 वेलोसिटी है, ये 2v है और ये v है, तो ओमेगा की वैल्यू बोलो कैसे निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी, इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? v, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2r। तो v/2r ये वैल्यू आ जाती है ओमेगा की। ठीक, तो ओमेगा आ गया, vc की वैल्यू आ गई, vc की वैल्यू 3v/2 है। चलो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? हाफ m vc² मतलब 9v²/4 प्लस हाफ ICM बोलिए, एक सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 2/5 mr² इंटू ω² बोले तो v²/4r²। ये कैंसिल हो गया यहां से। इसके बाद हाफ, ये आया 9/4, और ये देखो कितना आया? ये आया, हाफ तो कॉमन ले लिया, ये वाला हाफ, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 9/4 और ये कितना बचा बोलो? ये आया 1/20, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आया तो 1/10 आया ना बच्चों। तो मैं लिखता हूं हाफ m 9/4 प्लस कितना? 1/10। चेक कर लीजिए, v²। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? ये आ रही है यहां से, अगर देखें हम लोग तो 20 एलसीएम ले सकते हैं, तो हाफ m 20 45 प्लस 2 v², तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1/40 m इंटू 45 प्लस 2 47 mv², 47/40 mv², ये आंसर है। देख लीजिए, कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। हाँ भाई, कहीं डाउट है तो पूछ लो किसी भी तरीके का। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
हो जाएगा लाइव बेटा। तो हाफ एम वी सी स्क्वायर में मैंने वीसी की वैल्यू डाली बच्चों 9/4, आईसीएम 2/5 क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, ओमेगा की जगह v/2r तो v²/4। यहां से हमने 9/4 लिखा और यहां से हाफ बाहर लिया है, ये 2 इस 2 पे आया, मतलब 4 को 2 बना दिया इसने और ये बचा 1/10। और यहां से फिर हम आगे बढ़े 20 यहां से हमने कॉमन लिया तो ये 45 + 2 तो 47/40 mv²। मेथड नंबर 1, दिस वाज मेथड नंबर 1, दिस वाज मेथड नंबर 1। नाउ मेथड नंबर 2, कोई बताएगा तुम में से कमेंट सेक्शन में कि मेथड नंबर 2 क्या होगा? चलो देखते हैं कौन बताता है। आंसर की में डिफरेंट आंसर था क्या इसका? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब मेथड 2 बताओ, कोई देखते कौन बताता है मेथड 2। मेथड 2 बताइए बच्चों, जल्दी से देखता हूं कौन बताता है। मेथड 2 बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ना 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 बच्चा ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं होगा। और सोचो और सोचो, मेथड 2 क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया था टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी यू कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीआर या IAOR। बच्चों ये है 2v, ये है v, ठीक। तो 2r डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कितने का डिफरेंस आया? 2v से v कितने का डिफरेंस आया? v का। तो यूनिटरी मेथड 2r डिस्टेंस ट्रेवल, v का डिफरेंस आया 2r डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब मुझे आईसीआर चाहिए, मतलब वेलोसिटी 0 चाहिए, और ये वेलोसिटी कितनी है? v। तो फिर से v का डिफरेंस लाने के लिए 2r ही तो चलना पड़ेगा। ये तो सिखाया था, मेरी क्लास अगर नहीं किए तो करो आईसीआर वाली, ये 2r, ठीक है। अब आप ये इमेजिन करो कि ये स्फीयर, ध्यान से सुनना, ये इमेजिन करो ये स्फीयर, ये है r, ठीक है, और ये 2r यहां से है बच्चों, इस जगह से 2r, तो ये 2r मतलब टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी हो गई? 3r। नाउ यू इमेजिन दैट दिस स्फीयर इज परफॉर्मिंग रोटेशन, प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। तो यहां से ये एक्सिस है और ये स्फीयर मान लो एक मासलेस रॉड से यहां कनेक्ट किया, मासलेस रॉड से कनेक्ट किया है और ये स्फीयर ऐसे घूम रहा है। तो उस केस में तुम क्या काइनेटिक एनर्जी लिखते? मैं बताता हूं क्या लिखते। आप लिखते हाफ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते, 2/5 mr² प्लस ये कितनी डिस्टेंस है बच्चों? r + 2r, कितनी आ गई? 3r। तो आप लिखेंगे m × 9r², ठीक, इंटू हाफ I ω²। ओमेगा की वैल्यू तो v/2r ही आएगी, तो v²/4r²। यहां से देखते क्या आता है। ये आ गया 45, 45 + 2 47, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? 5 × 4 20 × 2 40। तो वापस से 47/40 mv², वापस से सेम आंसर आ रहा है। चेक कर लीजिए, मजा आ गया है। हेलो सर, शीट के S1-2 के 30 क्वेश्चन में 1 आवर में 1 आवर 30 मिनट ले रहा हूं, क्या सही है सर? सर आपके लेक्चर करके शीट के 80 से 90% क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओहो, आपने मुझे धन्यवाद बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही यही मेरे लिए आपकी गुरुदक्षिणा है, आपका धन्यवाद बोलना, या यूं कहें कि आपका फायदा होना इन लेक्चर्स से
मेरे लिए यही बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, पढ़ते रहिए बच्चों, ऐसे ही शीट वगैरह करते रहिए। मेरा मानना यह है कि आपसे शीट काफी सॉल्व हो जाएगी अगर आप मेरे लेक्चर्स को ढंग से पढ़ रहे हैं तो। जैसा मैंने पढ़ने को कहा है, मैंने पढ़ने को कैसा कहा है, मैंने पढ़ने को बोला है फिनमैन स्टाइल से पढ़ने को, मतलब आप टीचर बन जाइए और उसी चीज को पढ़ाइए। ठीक है, एक पेज पढ़ लीजिए, छुपा लीजिए और फिर टीचर बन के पढ़ाइए। फिलहाल मैं दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, a plank P is placed on a solid cylinder S which rolls on a horizontal surface. The two are of equal mass. There is no slipping at any of the surface in contact. The ratio of the kinetic energy of P, मतलब plank, to the kinetic energy of S is n:3, where n is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया यार। क्वेश्चन ये है कि ये एक प्लैंक है जो कि एक सॉलिड सिलेंडर के ऊपर रखा है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर रखने से आप इसको आगे ले जा रहे हो और आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इस सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी के रेशियो से निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों कि सिलेंडर की जो स्पीड है ना सेंटर की, वो मान लेते हैं v है। रोलिंग हो रही है बच्चों, यहां पर भी रोलिंग हो रही है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पता है, बता चुका हूं 2v होगी अगर ये रोलिंग हो रही है तो। इस सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी मैं निकालता हूं अगर के सिलेंडर, तो कितनी आएगी बच्चों? सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv²। कैसी है? किसी को उड़ाएंगे नहीं तो क्या होगा? हाफ mv² प्लस हाफ mr²/2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी v²/r²। तो सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी आ गई? हाफ mv² और यहां से कितनी आ गई? 1/4 mv²। तो टोटल कितनी हो गई? 3/4 mv²। ठीक है, प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू 2v का होल स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 4, ये है 2, तो ये बचा 2 mv²। ये है 3/4। तो हमें रेशियो निकालना है बच्चों प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी का सिलेंडर के साथ। तो kp/k सिलेंडर कितना हुआ? 2 mv²। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे। बिलीव मी, अगर आप ये क्वेश्चन साथ साथ करते जा रहे हैं तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो ये आता है 8/3। तो n की वैल्यू बच्चों यहां पर 8 आ रही है। देखिए, कोई डाउट आए तो बिंदास पूछिए। बेहद बढ़िया क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, n की वैल्यू 8 के बराबर आ गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर मैं ड्रॉपर हूं, सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि एडवांस में अंडर 1000 टारगेट कर सकें? सर प्लीज थोड़ा बता दीजिए। बेटा, जो दिसंबर है ना, मतलब फर्स्ट मेंस के पहले आपकी थ्योरी एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए विद सम सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, फिर फर्स्ट मेन से, चूंकि तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें बोर्ड की टेंशन नहीं है, तो फर्स्ट मेन से लेकर के एडवांस तक या फर्स्ट मेन से सेकंड मेंस के बीच में थ्योरी का रिवीजन विद सम टफ क्वेश्चन होना चाहिए। और फिर सेकंड मेंस से एडवांस के बीच में प्रॉपर रिवीजन, थ्योरी की जरूरत पड़ेगी नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो तुमने इतने दिनों में किए हैं उनका रिवीजन करना है। फिर उस समय नए क्वेश्चन नहीं करने। अ हॉलो स्मूथ यूनिफॉर्म स्फीयर ए, हॉलो है भाई, ध्यान रखिएगा। Rolls without sliding on a smooth horizontal surface. It collides elastically and head-on with another stationary smooth solid sphere B of the same mass m and the same radius. The ratio of kinetic energy of B to that of A after the collision is 3:n. Oh my God! क्या बात है! बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। प्लीज इसे करिए, विश्वास मानिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब मेरी टीम बना रही है। अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से कर लेते हैं
तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा। करिए, अभी करिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेटा 2 लेक्चर के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर ये स्मूथ है तो जब दूसरे से टकराएगा, अगर ये स्फेयर स्मूथ है और ये रेस्ट वाले बी से टकराएगा तो ये रफ सरफेस नहीं है, ये भी रफ सरफेस नहीं है। और अगर रफ सरफेस नहीं है तो कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग सकता, क्योंकि फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये होती है कंपोनेंट ऑफ फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। नहीं हो सकता तो कोई भी इंपल्स टॉर्क नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका ओमेगा सडन चेंज नहीं हो सकता, तो इट्स ओमेगा रिमेन वी नॉट बाई आर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बात करूं अगर कोलिजन की, तो आप इस कोलिजन में क्या क्या इक्वेशन लिखोगे? तो मैं बोलूंगा के इनिशियल बराबर के फाइनल लिखोगे, जिसमें कि रोटेशन वाली जो पहले थी बाद में भी वही आएगी और इसको कुछ रोटेशन मिलेगी नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं के इनिशियल ट्रांसलेशनल इक्वल टू के फाइनल ट्रांसलेशनल, क्योंकि रोटेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक, मोमेंटम तो जाहिर सी बात है टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियल बराबर टोटल मोमेंटम फाइनल। यार ये काम तो तब भी करते जब दो स्फीयर नॉर्मल कोलाइड कर रहे होते, तब भी तो यही करते हो। तो जो रिजल्ट इसके होंगे वही रिजल्ट इसके होंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आता था? इसका रिजल्ट ये आता था कि ये रेस्ट पे आ जाता था सेम मास होने पर और ये बी से चलता था। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सेंटर आ जाएगा रेस्ट पर और ये चलने लगेंगे भाई साहब वी नॉट से। ठीक, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी टू दैट ऑफ ए जस्ट आफ्टर द कोलिजन। जस्ट आफ्टर द कोलिजन ए की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? प्योर रोटेशनल, और ये है होलोस्फेयर 2/3 mr स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, ये बचा 1/3 mv नॉट स्क्वायर। चलिए के बी देखते हैं, उनके पास केवल ट्रांसलेशनल है तो हाफ mv नॉट स्क्वायर। रेशियो पूछा है बी वर्सेस ए का, तो के बी बाई के ए की वैल्यू आती है हाफ अपॉन 1/3, तो 3/2 रेशियो आता है। इसका मतलब n की वैल्यू 2 है और एसके ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया था। वेल डन एसके, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे तो मजा आ गया है, सीरियसली बता रहा हूं। मतलब ऐसा है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि जेई एडवांस में इस बार आ ही रहे हो। तो जल्दी से देखो, 1 से 2 मिनट दे रहा हूं। सोमू ने भी आंसर निकाल लिया। हाँ आ रहा हूं। अगर बी को हम हॉलोस से भी रिप्लेस कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेवकूफ बनाने के लिए बोला गया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको क्वेश्चन को करने में कई लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं मैं बताऊंगा आपको। हाँ भाई हो गया, जल्दी फटाफट। अरे हंस के तूने किया होगा, तू आंसर बता सकता है, बता।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें ना अगर आपने ये कोशिश करी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर पूरे सिस्टम के लिए लगाने की कोशिश करोगे तो काफी भारी क्वेश्चन हो जाएगा, काफी मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। इसको करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिंग को काइनेटिक एनर्जी अलग लिखो और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 यह अलग लिखो तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिखना है बहुत आसान, प्योर रोलिंग कर रही है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब MR स्क्वायर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये हो गया खत्म। ठीक है, पार्टिकल 1 पर आते हैं, रिंग का मास तो m है ही। चलिए इसकी वेलोसिटी बताइए, क्या आपको बताया था मैंने कितनी होगी, √2v होगी, याद आया कुछ? तो प्लस पार्टिकल 1 हाफ 2m इंटू v √2v का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2v स्क्वायर। पार्टिकल 2 पर आते हैं, ये है पार्टिकल 2, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी होगी 2v, तो ये आ जाएगा भाई साहब हाफ इंटू m इंटू 2v का होल स्क्वायर मतलब 4v स्क्वायर प्लस पार्टिकल 3, पार्टिकल 3 में ये वेलोसिटी फिर से होगी √2v, तो हम बोलेंगे हाफ इंटू m इंटू √2v का होल स्क्वायर मतलब 2v स्क्वायर। इनको जोड़ देते हैं और आंसर पा लेते हैं। एस के बाबू ने पहले से ही आंसर निकाल के रखा है, जरा देखते हैं हमारा आंसर एस के बाबू से मैच करता है कि नहीं करता है। ये वाली चीज आ गई mv स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, 2mv स्क्वायर, 2mv स्क्वायर, mv स्क्वायर, तो 2 + 2 4 + 1 5, 5mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर, 6mv स्क्वायर इज द फाइनल आंसर, जो कि एस के बाबू ने सही निकाला है। वाह एस के बाबू। एस के अगला क्वेश्चन भी करना, तुमको आंसर बताना है। देख लो क्वेश्चन तुम लोग के सामने है और इसको भी एक जादुई तरीके से बिना पेन छुए आप कर सकते हैं, बहुत ही शानदार चीज। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो 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 करो, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस आपको मिल रही है, बिलीव मी बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद। क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ी सी थ्योरी थोड़े से क्वेश्चन, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीखने के लिए। इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती आपको। आरओ ने कहा है वी कैन डू काइनेटिक एनर्जी, बहुत सही, आरओ ने बिल्कुल सही बात कही है, ये भी कर सकते हैं आरओ। इसीलिए मैंने पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ICR के अबाउट ही निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो भी कर सकते हैं। हाँ भाई एसके, आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी बताओ। एसके तेरा पूरा नाम क्या रे? और सोमू FF तुम्हारा क्या नाम है? नाम भी तो बताया करो यार, नाम पता नहीं रहते तुम लोगों के, ऐसे यूजर नेम से पता थोड़ी नहीं चल पाता है कौन है क्या है। आरओ ने आंसर निकाल दिया 2:1। चलिए अगला बताइए। आरओ ने आंसर बता दिया 2:1। एसके बाबू पीछे रह गए आप, आंसर बताइए, कंपटीशन चल रहा है दनादन। शौनक नाम है एसके का, शौनक। और कहां रहते हो एसके, कहां पढ़ाई कर रहे हो तुम? Portion AB of the wedge in figure is rough and BC is smooth. A solid cylinder rolls without it. Find the ratio of translation kinetic energy to rotational kinetic when the cylinder. एक गड़बड़ हो गई यार, एक गड़बड़ हो गई। ये इसमें डाटा दिया है कि नहीं? हाँ दिया है, AB बराबर BC। इसका ध्यान रखना भाई, AB बराबर BC। कोलकाता में रहते हैं शौनक बाबू, ओके। तो कोलकाता में कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो शौनक, और किस क्लास में हो तुम? तो ध्यान से सुनना भाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसको mgh एनर्जी मिलेगी, और ये mgh एनर्जी
इसके रोटेशन और ट्रांसलेशन में बट जाएगी, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है। मैं याद दिलाता हूं, मैंने आपको कहा था के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फैक्टर के बराबर होता है, जो कि यहां हाफ होगा। सोच लीजिए, जो यहां पर हाफ होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये अगर यू एनर्जी है mgh, तो रोटेशन वाला पार्ट कितना होगा? 1:2 में mgh को डिवाइड कर दो, u को डिवाइड कर दो, तो क्या मैं कह सकता हूं रोटेशन वाला u/3 होगा और ट्रांसलेशन वाला 2u/3 होगा? क्या ये कहा जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है? अगर ये कहा जा सकता है तो बहुत मस्त चीज आने वाली है। इसके बाद फ्रिक्शनलेस सरफेस है बी से सी, इसको सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, लेकिन घुमाने के लिए टॉर्क नहीं मिलेगा और कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। तो यहां से यहां तक केवल और केवल किसमें बढ़ोतरी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। तो नई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो बढ़ोतरी होगी वो पूरी की पूरी यू होगी। तो आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी हो जाएगी? u+2u/3, u+2u/3 कितनी हो गई? 5u/3। ये हो गई ट्रांसलेशनल। रोटेशनल कितनी है बच्चों? u/3। तो रेशियो बताइए कितना हो गया? 1:5। ट्रांसलेशन का रोटेशन के साथ 5:1 इज द आंसर। ये है दमदार क्वेश्चन, जिसका आंसर एसके बाबू ने निकाल दिया। वेल डन एसके, वेल डन बच्चा, वेल डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अरे अब तो क्वेश्चन खत्म हो गए, अब तो मजा ही आ गया भाई। लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हुआ था, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी हैं, एक्सीलरेशन वगैरह याद रखना भी बहुत जरूरी है। यहां पर अब एक चीज और आज आपसे पूछने जा रहा हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ये क्वेश्चन भी है और ये थ्योरी का पार्ट भी है, या यूं कहें कि इससे जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा मायने रखेगा आगे चल करके। और ये है कि फिर से है एक बॉडी, जिसमें कल हमने लास्ट क्लास में कंक्लूजन ड्रॉ किया था बच्चों कि फ्रिक्शन हमेशा, रोलिंग के समय फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? ऊपर। चाहे ये बॉडी ऊपर जा रही हो, चाहे ये बॉडी नीचे रोल करती हुई जा रही हो, गारंटी है फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ये कंक्लूजन था। कंक्लूजन नंबर 1 क्या था? कंक्लूजन नंबर 1 ये था, रिपीट करता हूं, चाहे ये रोल करती हुई बॉडी नीचे आ रही हो, चाहे ये ऊपर जा रही हो, फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। दूसरा कंक्लूजन था एक्सीलरेशन की वैल्यू रट्टा मारनी है, g sin थीटा अपॉन 1+i/mr², जहां i सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। और यहां से हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कंपेयर करने वाले, डिस्क है, स्फीयर है, होलोस्फीयर है, रिंग है, उन सबके एक्सीलरेशन को कंपेयर किया था। आज तीसरी चीज पूछने जा रहा हूं और वो है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फॉर रोलिंग। रोलिंग के लिए मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए ये आपको बताना है। चलिए शुरू हो जाइए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू बताइए बच्चों, इन टर्म्स ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
हाँ भाई, ठीक है। अरे वाह, टेन थीटा, एसके ने आंसर निकाल दिया इनटू ब्रैकेट में 1/1 प्लस एम आर आई प्लस आई प्लस एम आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है एसके बाबू, जरा हम भी निकाल के देखते हैं भाई। ये देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। फ्रिक्शन जो है अगर वो मैक्सिमम लग रहा है, अगर वो मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा ही लग रहा होगा। और मैक्सिमम लगना भी चाहिए क्योंकि हमें म्यू की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मतलब तो मैक्सिमम क्यों लगेगा? अरे जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, अगर म्यू की वैल्यू जैसे मान लो 0.2 है और पूरा का पूरा 0.2 यूज हो जा रहा है, मतलब वो 0.2 मतलब फ्रिक्शन फोर्स में मैक्सिमम वैल्यू यही होती है ना, 0.2 के करस्पॉन्डिंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आप म्यू की वैल्यू इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि इतना ही चाहिए। तो ये म्यू एम जी कॉस थीटा लगना चाहिए। इधर आ गया एम जी साइन थीटा, सीधा सीधा इक्वेशन लिख दीजिए, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए, और ए की वैल्यू हमें पता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू बराबर आता है बच्चों टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। चेक कर लीजिए, ये आनी चाहिए वैल्यू। इससे फिर से वो बड़ी मजेदार बात पता चलती है कि जो म्यू की रिक्वायरमेंट है, जो म्यू की रिक्वायरमेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो डिस्क अगर है तो कितनी भी बड़ी डिस्क ले लो, कितनी भी छोटी डिस्क ले लो, सबके लिए सेम आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी याद रखना है आपको। और सबसे ज्यादा अब आपसे अगर मैं पूछूं तो बताइए, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, इन चार चीजों में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें रिक्वायर्ड होगा रोलिंग करने के लिए? बताइए। जिसका आई सबसे ज्यादा, उसकी ये वैल्यू सबसे कम, उसके लिए म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा चाहिए। तो आई सबसे ज्यादा होता रिंग का, तो म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा रिंग के लिए चाहिए। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपसे बोला गया एक इंक्लाइन प्लेन से, एक इंक्लाइन प्लेन से डिस्क डिस्क रोल कर जाती है, तो बताइए क्या गारंटी है कि इन चार बाकी की तीन चीजों में से, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इन तीन में से कौन कौन सी चीज गारंटी है कि रोल कर जाएगी और कौन कौन सी चीज गारंटी नहीं ले सकते, ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आइडिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया बच्चों। अगली चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम अब यूज करने जा रहे हैं जो अपन ने कैलकुलेट की है सीआरटीएम में काइनेटिक एनर्जी। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन, ये मैं बता भी चुका हूं आपको, हालांकि फिर से लिख रहा हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोलिंग, रोलिंग बराबर 0 होता है टोटल। ठीक है, चलिए इसका क्या यूज है गुरुजी, जरा यूज बता दीजिए। देखिए जरा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, एक बार तो यूज बता चुका हूं कि आप नॉर्मल क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं और डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक और बता रहा हूं जो जनरली ऐसे चीजों में पूछा जा सकता है। देख ध्यान से देखिएगा, ये एक सिलिंड्रिकल रफ सरफेस का ग्रूव है, सिलिंड्रिकल रफ सरफेस का ग्रूव है। मतलब
ये सरफेस है, रफ सरफेस, रफ सरफेस, रफ सरफेस। अगर कई बार बोला जाता है परफेक्ट रफ सरफेस, तो इसका मतलब होता है म्यू इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ठीक है, अब यहां पर बच्चों क्वेश्चन पहले आपसे पूछूंगा, यहां पर एक स्फीयर रख दिया मैंने, यहां पर एक स्फीयर रख दिया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्फीयर की रेडियस अगर स्मॉल आर है और इस ग्रूव की रेडियस कैपिटल आर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, ऑफ वी नॉट to move to complete vertical circular motion। जल्दी जल्दी बताइए, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, स्मॉल आर रेडियस का। ठीक है, परफेक्ट रफ सरफेस है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बताइए बताइए फटाफट, देखते हैं कौन बता पाता है। मैं तब तक पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए बताता हूं मैं, आपने ट्राई कर लिया, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में आपको मेथड पता होने के बावजूद भी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो जनरली गलतियां नहीं होंगी। क्या मेथड क्या है? अलग से आप टोटल काइनेटिक एनर्जी का सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सप्रेशन लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए अलग से। मतलब रोलिंग करते हुए सॉलिड स्फीयर की टोटल एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, हाफ 2/5 mr स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल बच्चों, तो यहां से कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? ये आ जाएगा 7/10 mv स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 7/10 mv स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, तो 7/10 mv स्क्वायर ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब जहां जहां काइनेटिक एनर्जी का यूज करना है सीधा यही यूज करना, वरना यहां इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है हम लोगों से, हम कुछ जगह तो ध्यान रख पाते हैं कि रोटेशन भी होगी, ट्रांसलेशन भी होगी, और कुछ जगह मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर, इस हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर ये रहा नॉर्मल। ठीक है जी, यहां पर नॉर्मल जस्ट 0 होना चाहिए। नॉर्मल जस्ट 0 होना चाहिए का मतलब क्या बच्चों? mg पूरा का पूरा इसका वेट इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा mv स्क्वायर अपॉन r माइनस आर।
यहां से कैंसिल हो गया m, तो v स्क्वायर की वैल्यू आती है बच्चों जी आर माइनस आर। ठीक, अब यहां से यहां हमें लगानी है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, जरा बताइए इसका सेंटर कितना ऊपर जाएगा। ये है दूसरी गलती जो लोग करते हैं, कई बार कोइंसिडेंटली आंसर आ जाता है। 2 टाइम्स आर माइनस आर, ध्यान से देखिए, 2 टाइम्स आर माइनस आर, यही तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हाइट सेंटर चढ़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए कितना होगा, माइनस एम जी 2 टाइम्स आर माइनस आर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल इज हाफ, हाफ नहीं 7/10 mv स्क्वायर जो हमने अभी भी निकाली है, माइनस 7/10 एम वी नॉट स्क्वायर जो हमें निकालनी है। देखिए 7/10 लिख कर रखा है कि नहीं। अब वी स्क्वायर की वैल्यू जी आर माइनस आर यहां पर पुट कर दीजिए और देखते हैं क्या आता है। तो -2 mg आर माइनस आर बराबर 7/10 mg आर माइनस आर माइनस 7/10 एम वी नॉट स्क्वायर। m से m कैंसिल हुआ बच्चों, 7/10 एम वी नॉट स्क्वायर को, या यूं कहें कि 7/10 को इधर ले आते हैं और वी नॉट स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, जी आर माइनस स्मॉल आर प्लस 10/7 इंटू 2 जी आर माइनस आर, ये आया 20/7। ठीक, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहां से बच्चों कितनी आती है चेक करो, ये आती है 27/7 जी आर माइनस आर। ये है वो मिनिमम स्पीड जो आपको देनी पड़ेगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, ताकि ये स्फीयर कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। आरव ने आंसर निकाल दिया था, शाबाश आरव, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं और वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग सीआरटीएम। और सीआरटीएम भी कौन सा, जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज प्लेन मोशन। ठीक, एक बार हमारे सिलेबस से बाहर का पूछ दिया था तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, तो उन्होंने वो आंसर वगैरह नहीं दिया था। खैर हम आगे देखते हैं भाई, इसका एक्सप्रेशन मैं बता देता हूं, इसका प्रूफ आप एससीवी से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रूफ मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। जो मैंने सेंटर ऑफ मास मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी में जो प्रूफ दिया था उसी तरीके का प्रूफ यहाँ पर आता है, वो आप अपने आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये v से घूम रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और आपसे बोला गया है कि एक्स वाई ट्रांसलेटरी एक्सिस है, मतलब इसकी एक्सिस घूम नहीं रही है, इस एक्सिस की, इस फ्रेम की, पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस रिजिड बॉडी का बताइए। तो वो एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों आईसीएम ओमेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास को फिक्स कर दीजिए, बॉडी को घुमा दीजिए और आई एल अबाउट सीएम निकाल लीजिए। एल अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए विद साइन, प्लस सेकेंड पार्ट में पूरी बॉडी को प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ मान लीजिए। इसका मतलब समझे क्या, पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे दीजिए और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिए। तो पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास पे मान लीजिए, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि लिनियर मोमेंटम निकालने के लिए पूरी बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो m इंटू VCM, इन दोनों से आप एंगुलर मोमेंटम आज के बाद निकालेंगे और समेशन करेंगे विद साइन, तो आप आंसर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज कि ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, मतलब
मतलब किस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, ये टर्म इस बात पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बच्चों? चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एंगुलर मोमेंटम निकालने की प्रैक्टिस करते हैं इस मेथड से देखने के बाद, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। तो प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ये एक डिस्क है और ये डिस्क जो है इसके सेंटर की वेलोसिटी मान लीजिए v है बच्चों, और ये इस डायरेक्शन में ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, डिस्क है। हमसे पूछा गया है पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट और पॉइंट सी के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। ये डिस्क है, पहले आप ट्राई कर लीजिए फिर मैं ट्राई करूंगा। चलिए जो बताया है उसका यूज करिए फटाफट बच्चों। चलिए आरओ ने अबाउट सी निकाल दिया, देखते हैं भाई, और देखते हैं। सॉरी प्लस आएगा नॉट माइनस, ओके। चलिए मैं करना शुरू करता हूं, ठीक है। सबसे पहले अबाउट ए, भैया मैं थोड़ा कमजोर हूं लेकिन ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला पार्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप ए के अबाउट निकालना है, बी के अबाउट निकालना है, सी के अबाउट निकालना है। नहीं समझ में आया? दो पार्ट थे, एक था एलसीएम और एक था एमआरसीएम क्रॉस वीसीएम। ये पार्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप किसके अबाउट निकाल लें। तो इसको निकाल के रख लें, ठीक है, इसको निकाल के रखते हैं। ये इधर घूम रहा है और सेंस ऑफ रोटेशन से काम कर सकते हैं, डायरेक्शन से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क है तो हम लिखेंगे आईसीएम, हर केस में आएगा mr²/2 ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। आप चाहें तो डायरेक्शन से भी काम कर सकते हैं बाहर की ओर, अभी एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। अब अबाउट ए, दूसरा वाला पार्ट क्या था, तो ए को बना दीजिए भाई, ये लीजिए, ये है पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा अब पूरी बॉडी को उसके सेंटर पे चलता हुआ मान लीजिए, मान लिया v। अब ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालिए, कितना आया, याद है, लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करिए, परपेंडिकुलर डालिए r, तो ये कितना आ गया mvr। सेंस ऑफ रोटेशन बोलिए यहां से यहां, तो सेंस ऑफ रोटेशन किधर आया, क्लॉकवाइज। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की ओर, ये अंदर की ओर। तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज, अगर मैं बाहर वाले को पॉजिटिव मानता हूं तो ये आएगा ए के अबाउट। अब जरा बी के अबाउट देखें बच्चों। अब बी के अबाउट अगर देखते हैं, अगर हम बी के अबाउट देखते हैं, बी के अबाउट अगर देखते हैं तो ये वाला चेंज होगा क्या, mr²/2 ओमेगा चेंज होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन दूसरा वाला चेंज होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि यही है पॉइंट बी और यहीं पर पार्टिकल चल रहा है, तो इस बार ये 0 होगा और यही फाइनल आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चेक कर लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, पॉइंट ए चाहे यहां पर हो, 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 हर बार पॉइंट ए के अबाउट सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा वही रहेगी।
चाहे पार्टिकल यहाँ पर हो, 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 इसका मतलब पॉइंट ए यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस सरफेस पे पॉइंट ए कहीं भी हो, ए से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये वाला टर्म तो सेम रहेगा ही रहेगा, और ये तो मैंने पहले ही कहा है कि ये हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ए ऑन द सरफेस सेम आएगा, बशर्ते एक्सिस मस्ट बी पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। ठीक, क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई है? उम्मीद कर सकता हूं। अब सी बचा है बच्चों, सी का देखना रह गया है। सी में क्या ये तो सेम रहेगा भैया, ये तो मैंने पहले ही बताया है सेम रहेगा, इसमें कहाँ कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो दूसरे वाले टर्म में है। चलिए दूसरा वाला टर्म देखते हैं, सी के अबाउट। अबाउट सी दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है, और नए पेज पर करते हैं। अबाउट सी, तो ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, ये है r, ये है लाइन ऑफ एक्शन r क्रॉस v, या सेंस ऑफ रोटेशन अगर देखोगे तो क्लॉकवाइज देखो जरा, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप सेंस ऑफ मूवमेंट आर्म से सेंस ऑफ रोटेशन देखोगे या r क्रॉस v करके देखोगे तो बाहर की ओर आएगा। इसका मतलब ये प्लस mvr आएगा, क्योंकि बाहर वाले को हमने पॉजिटिव माना था, और पिछला वाला कितना आ रहा था बच्चों? mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, तो ये वाला आ गया mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट सी। ठीक है, 5 मिनट इसके अंदर आ जाओ। हाँ भाई, ठीक है, तो ये था एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट सी। तो ये थी एंगुलर मोमेंटम की प्रैक्टिस बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये एंगुलर मोमेंटम से, आप ऐसे कोशिश करके आइएगा, जो पहला क्वेश्चन दिया था ना हमने ये वाला, याद हो तो टॉप डिस्क में टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा था, डिस्क मास m रेडियस r की थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग था। ठीक है, आपसे पूछा था एक्सीलरेशन बताइए, इस मेथड का यूज करिए, इस एंगुलर मोमेंटम का यूज करिए, और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करके आइएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट